बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मासूमा बहुत उदास थी और हर कोई उसकी उदासी की वजह जानता था। मासूमा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस मकसद के लिए तुम यहाँ आई थी, तुम जो करना चाहती थी, वो मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे बाप का कातिल अपने अंजाम तक जा पहुँचा है। हम सब समझ सकते हैं तुम्हें सिद्दीक की बहुत याद आ रही है ना। सच कहूँ तो हमें भी उनकी बहुत याद आती है। जब भी कोई बात समझ में नहीं आती तब ये सोचने लगती हूँ कि किससे जाके नसीहत लूँ। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है उनकी याद आती है। जब भी परेशान होती हूँ कोई नहीं मिलता हिदायत देने के लिए। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि उनकी बेटी कितनी खुश नसीब है जो उनकी असली बेटी है। अब रोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है। तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। अब हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोचेंगे। लैला ने कहा, दूसरा ख्वाब? कौन सा ख्वाब? मासूमा ने पूछा। अरे तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है, लैला ने शरारत से कहा था। तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शारिफ दूल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। तो शारिफ के बारे में सोचकर वो भी मुस्कुराने लगी थी। देखिए, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ख़ास ख्याल रखें। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। दुआ करें जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो, डॉक्टर ने उन्हें अच्छी उम्मीद ना दिलवाते हुए कहा था। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर? तानिया ने पूछा। देखिए, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं कंफर्म करके बताऊंगा आपको। बस इतना ही कहता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों उनकी बेटियां हैं? डॉक्टर ने पूछा था। नहीं, हम उनकी बेटियां नहीं हैं, हम उनके पड़ोस में रहती हैं। उनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ नहीं होता। तानिया ने तफसील से बताया था। आप उनके बेटे को बुला लें यहाँ, बेहतर होगा कि बाकी तो हम आपको कल भी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि उन्हें इस वक्त उनके अपनों की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा, जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी, जो खुद भी बहुत परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती हैं? रूह ने पूछा। नहीं रूह, मैंने तो मोहल्ले वालों से ही सुना है कि उनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया था, उसके बाद वापस नहीं आया, तानिया ने बताया। जबकि उसकी बात सुनकर रूह और परेशान हो चुकी थी। तो हम इनको कैसे बताएंगे फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करें उसे, यहाँ बुलाएं। डॉक्टर ने कहा कि आपको आपके अपनों की ज़रूरत है। वैसे हम इससे ज़्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है, उसे पता होना चाहिए आपकी तबीयत के बारे में। चलें फ़ोन करके बुलाएं उसे। डॉक्टर ने कहा है कि अब आपका बहुत सारा ख्याल रखना है। रूह उनकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का गिलास लेने बाहर जाने लगी थी जब अचानक उसका सर घूमा था। इससे पहले कि वो गिर जाती, जल्दी से दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हो गई। तानिया फ़ौरन इसकी तरफ भागी थी। क्या हुआ रूह, तुम ठीक तो हो? जी तानिया बाजी, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सा चक्कर आ गया था। ये चक्कर तुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं। रूह तू ठीक तो है? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैंने चेकअप करवाया था। रिपोर्ट्स तो मासूमा के पास थी, पता नहीं क्या आया होगा रिपोर्ट्स में। रूह उदासी से बोली। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट्स में? फातिमा बीबी ने पूछा था। मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगता। वो शर्माते हुए बाहर चली गई। फातिमा बीबी, उसे क्या हुआ है? तानिया ने फातिमा बीबी को मुस्कुराते देखकर पूछा। कुछ नहीं, जल रही है बिल्कुल। जा पानी लेके आ। देख, गोलियां निकाल के हाथ में रख दी हैं मेरी, और पानी देने की जगह शर्माई जा रही है। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने भेजा था। आज बहुत दिनों के बाद वो घर आया था। पूरा घर खाली खाली लग रहा था। आज बहुत दिनों के बाद वो घर आया था, पूरा घर खाली खाली लग रहा था। रूह की कमी हर चीज़ में शिद्दत से महसूस हो रही थी। कितना तन्हा था वो उसके बगैर, लेकिन बहुत गुस्सा भी। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया था। वो अपने कमरे में आकर बैठा। बस बहुत हो गया रूह, अब मैं मज़ीद नहीं रह सकता, लेकिन जब तक तुम बुलाओगी नहीं मैं कैसे आऊँगा? प्लीज़ बुला लो रूह। वो मोबाइल पर उसकी तस्वीर देखते हुए बोला, और फिर फातिमा बीबी का नंबर मिलाने लगा। बैटरी लो है, उसने बैटरी को देखते हुए कहा। कौन सा? रूह ने मुझसे बात कर लेनी है। वो फ़ोन उठाकर बाहर अपने मोबाइल का चार्जर प्लग करने लगा था जब नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी जिस पर मिसेज़ यानिम काज़मी लिखा था। ये वही रिपोर्ट थी जो उस दिन वो हॉस्पिटल से लाई थी। मासूमा ने जाने से पहले बताया भी था कि रिपोर्ट बाहर टेबल पर पड़ी है। उसने जल्दी से फ़ाइल उठाकर खोली, लेकिन रिपोर्ट पढ़कर वो बेयकीनी से बार बार पढ़ने लगा था। रूह प्रेग्नेंट है, मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरा बच्चा। रूह माँ बनने वाली है। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। उस वक्त वो अपना सारा गुस्सा, हर नाराज़गी भुला चुका था। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला। हेलो सारिम, मैं बात कर रहा हूँ। यारिम ने जल्दी से बताया, जबकि उसकी आवाज़ से ही सारिम उसकी खुशी का अंदाज़ा लगा चुका था। शायद रूह वापस आ चुकी थी, तभी तो वो इसी को
फ़ोन मिला के अपना तारुफ करवा रहा था। आगे बोल, मैं जानता हूँ तो यारिम बात कर रहा है। सारिम ने कहा, मैं बाप बनने वाला हूँ। यारिम ने खुशी से बताया था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो यारिम, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं चाचा बनने वाला हूँ। रूह वापस आ गई क्या? सारिम ने पूछा। यारिम की खुशी मान पड़ गई थी। नहीं, लेकिन अब आ जाएगी, मैं ले आऊँगा उसे। यारिम ने जल्दी से फ़ोन बंद किया। अगला फ़ोन उसने खिजर को किया था। मैं अपनी रूह को लेने जा रहा हूँ, उसने सलाम दुआ का तकल्लुफ़ किए बगैर कहा। खिजर को लगा कि इसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। मैं टिकट बुक करवा दूँ? वो यारिम से यही पूछ सकता था। हाँ, पहले मिठाई मंगवा, सबको बांट, फिर मेरी टिकट बुक करवा। मिठाई किस लिए? रूह को वापस तो आने दे। खिजर को यारिम खिसका हुआ लग रहा था। अब ये मिठाई रूह की वापसी की खुशी में नहीं, मेरे बाप बनने की खुशी में है। क्या कब की बात है ये? जिस दिन रूह यहाँ से गई उस दिन की यारिम ने बताया। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया इतने दिनों से? पता है तुम्हें, तुमने उसे जाने कैसे दिया? खिजर को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। ओ भाई, मुझे नहीं पता, मुझे तो आज पता चला है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इसलिए अस्पताल गई थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मुझे पाकिस्तान जाना है अपनी रूह के पास। ओके बॉस, मैं 2 टिकट बुक करवाता हूँ, एक तेरे लिए एक अपने लिए, हम दोनों चलते हैं, खिजर ने खुशी से कहा था। खिजर, सिर्फ मैं जा रहा हूँ, तू नहीं। मैं इसे लेकर जल्दी वापस आ जाऊँगा। यारिम ने उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा। बोल ओके बॉस। यारिम ने बाकायदा उसका मजाक उड़ाया तो खिजर हंस दिया था। कितने दिन के बाद वो खुश था। रात के 12 होने वाले थे। थोड़ी ही देर में नया साल शुरू होने वाला था जब फातिमा बीबी वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। रुकिए 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 फातिमा बीबी, अभी मत जाएं। रूह ने रोकना चाहा। क्यों ना जाऊं? फातिमा बीबी ने हैरानगी से पूछा। अरे फातिमा बीबी, 5 मिनट में नया साल शुरू होने वाला है। अगर आपको वॉशरूम में 5 मिनट लग गए तो आप जाएंगी 2019 में और वापस आएंगी 2020 में। रूह ने तानिया के हाथ पे हाथ मारते हुए कहका लगाया। रुक जा, मुझसे मस्ती करेगी तो? फातिमा बीबी उसका कान मरोड़ कर वॉशरूम में चली गई थी। कितनी शरारती हो गई हो तुम? तानिया उसे देखकर हंसते हुए बोली। तभी दरवाज़ा बजा था। हाय, ये 2020 की शुरुआत होने से पहले कौन टपक पड़ा? बेवकूफ़, रात के वक्त कौन हो सकता है? फातिमा बीबी तो वॉशरूम में है, पता नहीं दरवाजे पर कौन है। बाजी, आप जाके देखिए ना। पता नहीं कौन होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रूह बिस्तर में घुसते हुए बोली। हाँ तो क्या सिर्फ तुम्हें डर लग रहा है? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जा रही। तानिया भी बिस्तर में घुस गई और दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। मजबूरन रूह को उठकर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा और बुरी आदत जो यारिम की डांट खा कर न गई थी, इसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर मेरे बच्चा। वो बेयकीनी से सामने खड़े मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रही थी जबकि वो अपने डिम्पल की नुमाइश करता झुककर उसका गाल चूम चुका था। यारिम, रूह बस इतना ही बोल पाई थी, तुम्हारा। यारिम, इससे पहले कि यारिम आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाता, पीछे से फातिमा बीबी आ गई। यारिम मेरे बच्चे। फातिमा बीबी वहीं फैलाए उसकी तरफ आ रही थी जब यारिम ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया था। अम्मी और उनके गले लग गया जबकि फातिमा बीबी ज़ारो कतार रोते हुए उसके नकूश को अपने लबों से चूम रही थी। मेरा बच्चा तो वापस आ गया, वो रोते हुए बोली थी। आपने तो नहीं बुलाया पर मुझे तो आना ही था। वो उनके आंसू साफ करते एक बार फिर से उन्हें अपने गले से लगाने लगा जबकि रूह दरवाजे पर खड़ी अभी बेयकीनी से उन दोनों को देख रही थी। तो क्या यारिम फातिमा बीबी के बेटे हैं? रात के तकरीबन 1:45 बजे वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी जो उसकी शादी के लिए उसकी माँ और भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते थे, लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत आगे निकल चुकी थी। इतनी आगे कि उसे इस मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी महमूल लगने लगी थी। रेलवे स्टेशन पर इब्राहिम बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा था। आपने जो कहा था मैं सब कुछ ले आई हूँ इब्राहिम, लेकिन काश अगर घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत होती, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी लिखी ही नहीं थी। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से चलते हैं, हम निकाह कर लेंगे। इब्राहिम उसका हाथ थामते हुए ट्रेन में सवार हो गया जबकि वो अपना शहर, अपने माँ भाइयों की इज्जत को ये पैरों तले रोनते इसके साथ हो गई। वो बड़ी मस्जिद के कारी साहिब की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। इसके 3 बड़े भाई थे। कारी साहिब के बाद इसके भाइयों ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला था और आज इन भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार भी ना सोचा शायद मोहब्बत ही ऐसी होती है, बागी कर देने वाली। ये बस एक ही इंसान के साथ जोड़ देती है, जज्बात भी, एहसासात भी। ये इतनी खुदगर्ज होती है कि किसी तीसरे का बीच में शामिल
किसी तीसरे को बीच में शामिल नहीं होने देती। शादी के बाद कुछ अरसे तक ही उसे इब्राहिम की मोहब्बत देखने को मिली। जल्दी उस पर इब्राहिम की हकीकत खुलने लगी थी। इब्राहिम एक नशेई और जवारी इंसान था जिसे वक्ती तौर पर फातिमा की खूबसूरती ने अपनी तरफ रागिब किया था। जल्द ही उस पर से फातिमा का नशा उतर गया और वो अपने पुराने कामों में उस हद तक मगन हो गया कि उसे फातिमा का होश भी ना रहा था। फातिमा की सारी ज्वेलरी और पैसा जो अपने घर से लेके आई थी वो तो पहले ही उससे लेकर उड़ा चुका। इसके लिए किसी भी लड़की को अपनी तरफ रागिब करना कोई बहुत मुश्किल काम ना था। वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसे एक बार देखकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती। उसकी आंखों में ऐसा सहर था जो किसी भी लड़की को आसानी से अपना शिकार बना सकता था। फातिमा भी उसका एक शिकार थी, लेकिन फातिमा की खूबसूरती ने ही उसे शादी करने पर मजबूर किया था, जिस पर अब वो पछता रहा था, क्योंकि फातिमा की जिम्मेदारी उठाना उसके बस से बाहर था, वो भी तब जब वो माँ बनने वाली थी। उसने फातिमा को बहुत मजबूर किया कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन फातिमा ने उसकी एक ना मानी। खुद ही घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर अपने बेटे की जिम्मेदारी उठा ली। इब्राहिम, तूने असगर के पैसे वापस नहीं किया, वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तुझे हर तरफ ढूंढ रहा है। जा, भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि वो तेरी जान ले ले। जब नशे की तलब हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो वो लोगों से उधार लेने लगा था। इन्हीं में से एक असगर भी था, जो कि एक बहुत ही बदनाम गुंडा था। लोगों का कत्ल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी खूबसूरत औरत, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो लोगों को उधार देता और जब लोग उसका उधार न चुका पाते तो वो अक्सर उनकी औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करता। और इस तरह से एक बार उसने फातिमा को देख लिया था, ये जानते हुए भी कि वो एक 12 साल बेटे की माँ है। ज़बरदस्ती उसने इब्राहिम को इतना पैसा दे दिया जिसे वो चुका ना पाए। और एक निशानी इंसान के लिए पैसा उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, और एक नशेई इंसान के लिए पैसा उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। इब्राहिम ने वो सारा पैसा नशे में उड़ा दिया और अब असगर उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। असगर भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। और कितना वक्त चाहिए तुझे? 6 महीने से तो तू वक्त दे रहा हूँ, अब मुझे मेरा पैसा अभी इसी वक्त चाहिए, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूँगा। नहीं, खुदा के लिए मुझे मत मारे, मेरा एक बच्चा है, मेरे बाद वो यतीम हो जाएगा, किसके सहारे जिएगी मेरी बीवी? रहम करें मुझ पर, मैं आपके सारे पैसे चुका दूँगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे सारे पैसे एक ही रात में चुका सकता है, असगर ने अपने शातिराना दिमाग से चाल चलते हुए कहा था। तो अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, वो एक ही रात में तेरा कर्जा चुका देगी। असगर बहुत ज़्यादा लहजे में बोला था। नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बहुत पाकीज़ा है, वो ऐसा घटिया काम कभी ज़िंदगी में नहीं करेगी। तेरी जान बचाने के लिए तो करेगी ना। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा, अपनी बीवी को मेरे पास ले आ, बल्कि आज रात मैं तेरे घर आऊँगा। अगर मानता है तो ठीक, वरना तेरे बीवी बच्चे के सामने तेरी जान ले लूँगा और फिर उसे एक रात नहीं बल्कि जब तक चाहूँ अपने पास रखूँगा। असगर कहका लगाता वहाँ से निकलता चला गया था। फातिमा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इब्राहिम के मुंह पर दे मारा। ये तो पता था कि तुम घटिया होना चाहिए हो, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरा ही जुआ खेल के आ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेचने की? घटिया इंसान, तुम्हारे साथ आकर मैं पिछले 14 साल से पछता रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी इतने गिरे हुए नहीं लगे कि ये हरकत करो। मैं आज तक तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे तुम्हारी नज़रों में अपने लिए इज्जत नज़र आती थी, वरना तुम जैसे नशेई और जवारी इंसान के साथ एक पल गुजारना नामुमकिन है। मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी के 14 साल गुजार दिए और अब तुम मुझे ये सिला दे रहे हो और एक अब की छोड़कर चली जाती तुम्हें अपने बच्चे को लेकर। सिर्फ इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो, मैं उस पर से तुम्हारा साया छीन नहीं सकती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत साबित किया है। एक बार उसकी तरफ मुड़कर मोहब्बत से नहीं देखा, लेकिन आज तुम अपनी हर हद पार कर चुके हो। इब्राहिम, तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपना बच्चा लेकर। अभी इसने आगे बढ़कर यानिम का हाथ थामा ही था कि ज़ोरदार धमाके से दरवाज़ा खुला। इब्राहिम, अपने बेटे को ले जा यहाँ से। उसने यानिम को पकड़कर इब्राहिम की तरफ धक्का दिया, जबकि अगले ही लम्हे उसका बाप उसे अपने हाथों में काबू कर चुका था और फातिमा को उसकर ज़बरदस्ती कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, मैं कहती नहीं, छोड़ो मुझे। फातिमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। अरे मेरी बुलबुल, इतनी आसानी से छोड़ दूँ तुझे? इतनी कीमत दी है तेरी कसम से, इतने बड़े बच्चे की माँ है फिर भी कमाल दिखती है। छोड़ मेरी माँ को, वरना जान से मार डालूंगा। यानिम गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन इब्राहिम उसे बुरी तरह से अपनी कैद में लिए हुए था। खून जोश मार रहा है तेरे बेटे का। इब्राहिम, संभाल इसे, बच्चों की जान नहीं लेता मैं। वो फातिमा को घसीट के कमरे में ले जाते हुए बोला, जबकि इब्राहिम ज़बरदस्ती यानिम को कमरे की तरफ ले जा रहा था। अब्बा छोड़ दो मुझे, वो मेरी माँ को मार देगा, बचाओ अम्मी को। यानिम
हर मुमकिन तरीके से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी माँ की चीखें बुलंद होने लगी, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी, जबकि वो शैतान असगर उस पर हंसे जा रहा था। इब्राहिम उसे घसीटते हुए कमरे में ले आया। जब यारिम दरवाजे को पकड़कर चाबियों का गुच्छा उतारा था, जिसके साथ एक छोटा सा चाकू की चेन के तौर पर लटका था, चीखें बुलंद होने लगी। उसकी माँ की ऊंची आवाज़ में रो रही थी और उसके बाप को मदद के लिए पुकार रही थी। जब यारिम ने की चेन से चाकू निकालकर अपने ही बाप के पेट में घोंप दिया और फिर मुसलसल मारता गया, ये हत्ता कि चाकू का छोटा सा टुकड़ा टूटकर इसके हाथ में आ गिरा था। बाहर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर असगर घबरा कर बाहर निकला और वहाँ इब्राहिम को ज़मीन पर तड़पते देखकर बौखला गया था। फातिमा जल्दी से उसके पीछे आकर इब्राहिम को देखने लगी थी। इस बच्चे ने कत्ल कर दिया, इससे पहले पुलिस यहाँ पर आ जाए, निकलो यहाँ से। असगर जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमी को हुक्म देता भाग गया। यारिम तो जा यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुँच जाए, भाग जाए यहाँ से। वो यारिम को समझाते हुए बोली, जबकि आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसका शौहर हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था, जिसने उसे कभी कोई अच्छी याद तो ना दी थी, बल्कि उसे बेचकर उसकी ज़िंदगी के सियासफात पर अपना नाम लिख दिया था। नहीं अम्मी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बेशक पुलिस आकर मुझे पकड़ कर ले जाए। यारिम अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए बोला, लेकिन उसे अपने बाप के मरने का कोई दुख ना था। नहीं यारिम, तुझे यहाँ से जाना होगा, तुझे अपनी माँ की बात माननी होगी। तो अपनी माँ का बच्चा है ना, जा चला जाए यहाँ से, मैं सब संभाल लूँगी। उसे अपने पास रखे कुछ पैसे यारिम के हाथ की मुट्ठी में दबाती उसे ज़बरदस्ती बाहर की तरफ भेजने लगी, जबकि दूर से उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगी थी। वह यारिम के चेहरे पर जा बजा प्यार करती उसे बाहर भेज चुकी थी। पुलिस को खबर यकीनन असगर नहीं दी थी। उसे अपने शौहर की मौत का दुख था, लेकिन वह अपने बच्चे को इस सज़ा में सारी ज़िंदगी मरते नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने अपने शौहर की मौत का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया था, इसके लिए फातिमा को कम सज़ा दी गई। 7 साल के बाद जब वो जेल से वापस आई, सबसे पहले यारिम मुझसे मिलने आया था, लेकिन जब यारिम ने उसे ये बताया कि वो क्या काम करता है तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो अपने बेटे की अच्छी ज़िंदगी के लिए जेल गई थी और उसके बेटे ने क्या किया, अपनी ही राह में अपने हाथों से कांटे भर लिए थे। फातिमा ने उसे वापस भेज दिया और कहा कि वो अब इसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहती जब तक वो ये सब कुछ छोड़कर नहीं आता। और फिर यारिम कभी वापस ना आया। वो अपनी माँ को बहुत सारे पैसे भेजता जिसे वो एक अलमारी में बंद रखती। उसने कभी यारिम की रकम खर्च नहीं की थी। वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन और कुरान पढ़ाती और अपना गुजारा करती। आज इतने सालों के बाद वो अपनी पहली ज़िंदगी सोचते हुए यारिम का सर अपनी गोद में रखे हुए बैठी थी। आज इसे यारिम से कोई गिला ना था। इतने सालों के बाद अपना बिछड़ा बेटा देखकर उसकी ममता जाग उठी थी, जो इतने सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। यारिम का कमरा आज भी वैसा ही था। वो हर रोज़ उस कमरे की सफाई करती। वो तो उन्हें बताने वाला था रूह के बारे में, लेकिन रूह ने उन्हें इस तरह से रोते देखकर यारिम को कुछ भी बताने से मना कर दिया। रूह का इशारा समझ के उसने वक्ती तौर पर उन्हें कुछ भी ना बताया, लेकिन रूह ने ये बात क्यों छुपाई वो उससे पूछना चाहता था। रूह ने तो उससे और भी बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन फ़िलहाल वो ये लम्हात जी रहा था जिसमें वो अपनी माँ के साथ था। उसे सोता देखकर फातिमा आहिस्ता से उसके करीब से उठी, जब उसने अचानक उनका हाथ थाम लिया था। कहाँ जा रही हैं आप? यारिम ने पूछा। तो जाग रहा है, मुझे लगा तो सो गया। वो लड़कियां हैं, ये अकेले कमरे में डर जाएंगी, इसलिए जा रही थी उनके पास। तो अब आराम कर, सुबह बहुत सारी बातें करेंगे। वो प्यार से उसका माथा चूमते कमरे से बाहर निकल गई। तू फातिमा बीबी का बेटा कितना प्यारा है ना, मैंने तो आज तक इतना खूबसूरत आदमी नहीं देखा। फातिमा बीबी भी तो बहुत खूबसूरत है। तू सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ? तानिया को जवाब ना मिला तो वो रूह से पूछने लगी। मैं भी यही सोच रही हूँ, रूह मनमनाई थी। तो कुछ मत सोच, तू शादीशुदा है, उसके बारे में मुझे सोचने दे। तानिया ने शरारत से मुस्कुरा कर कहा तो रूह से घूर कर रह गई। घूर मत यार, इतना खूबसूरत है, उसके बारे में कोई भी सोच सकता है। वो अभी तक यारिम के शहर में खोई थी, जबकि रूह को यारिम के बारे में तानिया की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अभी इसे यारिम से अकेले में बात करनी थी, क्योंकि ये तो पक्की बात थी कि वो उसके लिए यहाँ आया था। लेकिन फातिमा बीबी से छुपकर उससे कैसे बात करेगी? या हो सकता है यारिम उनको सब कुछ बता चुका हो, लेकिन फातिमा बीबी को कितना बुरा लगता है ये सोच कर जिस बेटे से वो इतने सालों के बाद मिली है वो उनके बगैर ही शादी कर चुका है। फिलहाल बस वो ये सोच रही थी कि किस तरह से यारिम से बात करे। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी कमरे में आकर लेट गई, जबकि वो इंतज़ार करने लगी कि कब वो सो जाए।
और वो यानिम के कमरे में उससे बात करने जाए और यानिम को यकीन था कि आज रात इससे मिलने ज़रूर आएगी और उससे अगले पिछले तमाम हिसाब बेबाक करेगा। यानिम अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था जब उसका दरवाज़ा बुझा। सो मोहतरमा तशरीफ़ ले आई हैं। वो मुस्कुराते हुए उठा, दरवाज़ा खोला तो सामने अपने आप को शाल से कवर किए खड़ी थी वो यानिम फातिमा बीबी के। इसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। यानिम ने उसे कमर से खींच कर कमरे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बोलो क्या बोलना है। बल्कि रुको, तुम चुप रहो, मैं बोलता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं हम दोनों ही नहीं बोलते, वो कहते हुए उसके लबों पर झुका और इस्तेकाक से उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबूत की थी। और फिर उसके लबों से गर्दन तक का फासला तय करने में उसने चंद सेकंड लगाए थे। यानी मेरी बात, कोई बात नहीं सुननी मैंने तुम्हारी, तुम सुनो मेरी बात। कितना तड़पाया है तुमने मुझे, हर बात का हिसाब चुकाओ, मेरी हर रात का हिसाब दो। सोचना भी मत कि आज की रात तुम मुझसे दूर होगी, मेरे पास रहोगी। आज हर दूरी मिटेगी रूही बीबी, अपनी हर सांस की तड़प का हिसाब लूँगा। लेकिन सबसे पहले तो तुम मुझे इस बात का हिसाब दोगी कि तुम मुझसे इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई। बहुत नाराज़ हूँ तुमसे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रूह, क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात। मैं बाप बनने वाला हूँ, तुम जानती हो ना कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था मैं इस खबर का, और तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। रूह यानिम के चेहरे को हैरानगी से देख रही थी, जबकि यानिम अभी तक उससे अपने शिकवे कर रहा था। रूह इस तरह से चुप रहने से तुम बच नहीं जाओगी, बताओ मुझे क्यों नहीं बताया तुमने, इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छिपाई तुमने मुझसे। मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ करता हूँ, लेकिन ये गलती माफ़ नहीं करूँगा। उसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछ रहा था, जबकि वो तो अभी तक शौक थी। जबकि इसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ती देखकर अब यानिम भी परेशान हो चुका। रूह तुम ठीक तो हो, यानिम ने परेशानी से पूछा था। मैं माँ बनने वाली हूँ, रूह ने हैरानगी से पूछा। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मैं हैरानगी से यानिम को देख रही थी, जबकि यानिम इसके इस तरह से अनजान होने पर खिल उठा। तुम्हें नहीं पता था, वो उससे पूछने लगा था। नहीं, आपको कैसे पता चला यानिम, आपको किसने बताया। शर्म के मारे रूह से नज़रें तक नहीं उठाई जा रही थी। वो अभी तक शौक की कैफियत में उससे पूछ रही थी जब यानिम ने उसका शर्माया हुआ रूप देखकर उसे अपने सीने से लगाया। रूह हम माँ बाप बनने वाले हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। उसने मुस्कुराते हुए रूह के माथे पे अपने लब रखे थे। यानिम अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा, रूह ने उससे लग होते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ लेटो आराम से, आज की रात मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुजारूंगा। उसने रूह की कोई दूसरी बात सुने बगैर बेड पर जगह बनाते हुए उसका सर अपने सीने पर रख दिया था। तुमने अम्मी को मुझे ये बताने के लिए क्यों मना किया कि तुम मेरी बीवी हो। वो यानिम के सीने पर सर रखे लेटी थी जब यानिम ने पूछा था। यानिम आप फातिमा बीबी के इकलौते बेटे हैं, ना जाने कितने ख्वाब देखे होंगे उन्होंने आपकी शादी के लिए, ना जाने क्या क्या सोच रखा होगा। और अब अगर आप अचानक उन्हें ये कहेंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी मुझे उनसे अजीब सी शर्म आने लगी है। मैं फातिमा बीबी की बहू हूँ। रूह मुस्कुराई और उसके अंदाज पर वो भी बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये बात फ़िलहाल उन्हें नहीं बतानी चाहिए, हम बाद में उन्हें अपनी शादी के बारे में बताएंगे। रूह ने आहिस्ता से कहा था। वो मेरी माँ है, आज नहीं तो कल तो ये बात उन्हें पता चलनी ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाद में भी तो उन्हें ये बात जानकर दुख होगा ना। और वैसे भी उन्होंने खुद मुझे अपने आप से अलग किया था, उन्होंने आपको खुद से अलग किया था, तो आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए। आपने बाद में ये बात और हालात बताएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, हम ठीक से उन्हें समझाएंगे। मैं खुद उन्हें बता दूंगी। और तुम उन्हें ये बात कब बताओगी रूह, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था और ये भी जानता हूँ कि मेरे साथ कभी नहीं आएंगी। वो यानिम के लहजे में उदासी थी। बता दूंगी यानिम, ठीक है कल ही बता देना, मैं नहीं चाहता कि तुम इतने दिन मुझसे दूर रहो। यानिम मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, ये ना हो कि तानिया आप ही जाग जाए। रूह उठने लगी थी जब यानिम ने उसे अपने करीब कर लिया। इतने दिनों के बाद मिली और दूर जाने की बातें कर रही हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो एक ही झटके में उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर झुका था। यानिम फिर फातिमा बीबी आ जाएंगी। रूह की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, शायद वो आज उसे बख्शने के बिल्कुल मूड में न था। यानिम तानिया आप ही, रूह तुम मेरा मूड ख़राब कर रही हो, किसी और के साथ नहीं हो, अपने शौहर के साथ हो तुम। कोई आए जाए, जागे उठे सोए, आई डोंट केयर, मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी बहुत बड़ी सज़ा देनी चाहिए मुझे तुम्हें। सारे हिसाब लूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल तंग मत करो। अच्छे बच्चों की तरह अपना मुंह बंद रखो।
वरना मैं अभी अम्मी को जाके बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी और हमेशा के लिए ले आऊँगा, यारिम कहते हुए फिर से उसके लबों पर झुक गया था। और इस बार रूह ने कोई मज़ाहिमत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी जो कहता है वो कर गुजरता है। यारिम अब मुझे जाने देना, थोड़ी देर में अजान शुरू हो जाएगी, फातिमा बीबी जाग जाएंगी। रूह ने उसके करीब से उठने की एक और नाकाम सी कोशिश की, जब यारिम ने उसे फिर से पकड़ के अपने करीब कर लिया था। चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त है। आज इस नए साल की पहली सुबह में तुम इस नए साल का तोहफा तुमसे मांगता हूँ। यारिम ने उसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए कहा, मैं आपको तोहफा दे चुकी हूँ, आप मज़ीद मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। रूस का इशारा समझकर घबरा कर बोली थी, लेकिन वो तोहफा तो मैंने दिया है, तुम्हारी बारी तो अब आई है, वो कहते हुए एक बार फिर से उस पर झुका था। नहीं यारिम, प्लीज़ जाने दे। वो जानती थी यहाँ सब मज़ाहिमतें बेकार हैं, फिर भी नाकाम सी कोशिश करने लगी, जबकि यारिम उसकी किसी भी बात पे ध्यान ना देते हुए उस काम में मगन था। जब अजान शुरू हो गई, यारिम छोड़े मुझे, वो उसे पीछे धकेल के बाहर भागी थी। जब यारिम उसकी स्पीड देखकर हंसने लगा। उसकी बात ठीक थी, अगर यारिम अचानक अपनी माँ को ये कहता कि वो शादी करके आया है तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन रूह को उनसे शर्म क्यों आ रही थी। मोहतरमा की लॉजिक ही अजीब है। वो मुस्कुराते हुए दोबारा लेट गया। तुम पास नहीं होती तब भी नींद हराम होती है, तुम पास होती हो तब भी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। रूह बीबी क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई हो। वो एक भरपूर अंगड़ाई लेकर अपने ऊपर कंबल डालने लगा था। जब नज़र उस जगह गई जहाँ भी थोड़ी देर पहले रूह उसके साथ थी, वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। बहुत जालिम हो यार, उस जगह पर हाथ फेरता सोने की कोशिश करने लगा था। वो जल्दी से कमरे में आई और अपनी जगह पर लेट गई। जबकि तकरीबन 2 मिनट बाद ही फातिमा बीबी ने उसे पुकारना शुरू किया था। रूह उठ, नमाज पढ़ ले, इनके कहने की देर थी। उठकर बैठ गई। अरे ये दरवाज़ा किसने खुला छोड़ दिया, मैंने तो आते हुए बंद किया था। फातिमा बीबी सोचते हुए उठी। वो मैं पानी लेने गई थी, रूह ने फ़ौरन झूठ बोला। फातिमा बीबी हाँ में सर हिलाती उठकर वॉशरूम में चली गई। अल्लाह पूछे आपको यारिम ने इस साल की पहली सुबह ही मुझसे झूठ बुलवाया। पूरे साल ही झूठ बोलती रहूंगी। वो यारिम को कोसती उठकर फ्रेश होने चली गई थी। क्या हुआ रूह, तुझे नींद आ रही है, रात को ठीक से नहीं सोई क्या? फातिमा बीबी ने उसे सुस्त देखकर पूछा। अब उनको वो क्या बताती कि उनकी बेटी ने सारी रात उसे एक पल को भी उनके बेटे ने सारी रात उसे एक पल को भी न सोने दिया था। नहीं फातिमा बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो ठीक नहीं लग रही। आज मेरी रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाएगी ना, तो वहाँ से अपना भी चेकअप करवा लेना, हो सकता है कोई खुशखबरी ही हो। फातिमा बीबी ने प्यार से उसकी गाल को छुआ। खुशखबरी ही है, मुझे पता है, रूह ने शर्माते हुए कहा। तो फातिमा बीबी खुशी से खिल उठी। क्या सच, तुझे कैसे पता चला? फातिमा बीबी ने पूछा तो वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी थी। जब यारिम ने पीछे से उन्हें पुकारा था, अम्मी कुछ बना दे, बहुत भूख लगी है, वो लाड से उनके गले में बाहें डालकर बोला था, मेरा बच्चा अभी बनाती हूँ। बल्कि रूह तो ये पराठा बना के देगी, बहुत अच्छा खाना बनाती है, फातिमा बीबी ने तारीफ की। अरे अम्मी, इसका तो मैं खाता रहता हूँ, आपका बहुत अरसे से नहीं खाया, यारिम बेसाख्ता बोला तो रूह से घूरने लगी, जबकि फातिमा बीबी हैरान और परेशान नज़रों से देख रही थी। मेरा मतलब है मुझे मेरी अम्मी के हाथ का पराठा खाना है और किसी के हाथ का नहीं। यारिम ने बात बदली। फातिमा बीबी मुस्कुराई थी। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, जब तक तुम मोटानिया जाओ और रिपोर्ट ले आओ, फातिमा बीबी ने कहा था। बल्कि ऐसा करो, थोड़ी देर रुक जाओ, यारिम खाना खा ले, फिर तुम दोनों को अपने साथ ले जाएगा। कहाँ बाज़ारों में ख़वार होती फिरोगी, माहौल नहीं है लड़कियों को अकेले भेजने वाला। फातिमा बीबी यारिम को कहती किचन में जा चुकी थी, जबकि रोज़ ज़मीन पर नज़रें गाड़े न जाने क्या सोच रही थी। जब अपने गालों पर नरम लम्स महसूस हुआ, रूह ने चौंक कर उसे देखा। यारिम क्या कर रहे हैं आप? रूह आगे पीछे देखती एक झटके से पीछे हुई थी। मैंने क्या किया? यारिम ने मासूमियत से कहा। यारिम आप पर ना ये मासूमियत सूट नहीं करती, तो ड्रामे मत किया करें, वो उंगली दिखाकर बोली। जब यारिम ने वही उंगली पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीटा था और निशाना उसके होंठ थे। अगर मासूमियत सूट नहीं करती तो दिखाने भी नहीं चाहिए, मुझ पर सिर्फ रोमांस सूट करता है, यही कहना चाहती थी। जब फातिमा बीबी की आवाज़ आई, आ जाए यारिम, पराठा बन गया है। फातिमा बीबी की आवाज़ पर वो हंसते हुए किचन में चला गया, जबकि रूह का नींद से बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह पूछे आपको यारिम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं आप मेरे साथ। अम्मी, मैं आपसे कहना चाहता था कि इस दूसरी लड़की को मेरे साथ भेजने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ रूह को ही भेजिए ना। वो बड़े मज़े से उन्हीं के हाथों से पराठा खाते हुए बोला।
क्यों रू भी तो एक लड़की है, उसे मैं तेरे साथ इस तरह से क्यों भेजूँ? वो उसे घूर कर पूछने लगी। अम्मी, अगर आपको ये लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है कि रू मेरी बीवी है तो ये आपकी गलत फहमी है, यारिम ने भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा। अच्छा, तो तुझे सब पता है? इस बार फातिमा बीबी भी मुस्कुराई थी। जी हाँ, मुझे सब पता है। आपको क्या लगता है आप ऐसे ही किसी लड़की को बाहर इतनी देर अपने बेटे के पास खड़ा कर देंगे? और मुझे ये भी पता है कि आप आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ये बात जानती हैं। मैं आपको कल रात ही सब बताने वाला था, पर रू ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती कि यह बात आपको दुख पहुंचाए। उसे लगता है मेरी शादी के बारे में सुनकर आपको बुरा लगेगा। और मैं जानता हूँ कि आप उस दिन से सब जानती हैं जिस दिन हमने पहली बार फ़ोन पे बात की थी। रू का आपका नाम लेकर पुकारना ही मुझे शक में डाल गया था, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा देर ये बात नहीं छुपा सकता था, वो भी तब जब मैं जानता हूँ कि आप सब सच जानती हैं। यानी मैंने उनका हाथ चूमा था। वो लड़की बचपन से जानती है मेरी हर बात। वो अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारती थी। मैं अक्सर उसे बताती थी कि मेरा बेटा आएगा, उसकी शादी करूँगी। कुछ ख्वाब थे जो मैंने सजाए थे तेरी शादी के लिए, इसलिए रू को लगा कि मुझे बुरा लगेगा तेरी शादी का सुन के। लेकिन सच तो ये है कि तेरी शादी का रू के साथ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो क्या सच में माँ बनने वाली है? फातिमा बीबी ने मुस्कुरा कर पूछा। तो यारिम ने हाँ में सर हिलाया था। मैं दादी बनने वाली हूँ। फातिमा बीबी की खुशी की कोई इंतहा ना थी, जबकि यारिम उनकी खुशी देखकर बहुत खुश था। अब तो सारे गलत काम छोड़ दे, सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच। फातिमा बीबी की कहने की देर थी। यारिम का मूड फिर से ऑफ हो गया। अम्मी, आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी इस तरह से क्यों कहती हैं? मैं ये काम नहीं छोड़ सकता और ना ही कभी छोड़ने का इरादा रखता हूँ। बस इतना कहकर उठकर कमरे में चला गया था, जबकि फातिमा बीबी आज भी उसे इस रास्ते से हटा नहीं पाई थी जिस रास्ते पर वो 12 साल की उम्र से चला था। यारिम जी, दुबई तो हमारे मुल्क से बहुत अलग होता होगा ना? वैसे हमारी रूह भी 5 महीने दुबई में रह के आई है, लेकिन वो दुबई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती। वो कहती है कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप तो इतने सालों से दुबई में थे, तो बताएं ना दुबई आपको कैसा लगता है? तानिया उसके सामने बैठी दुबई की बातें कर रही थी, जबकि रूह बार बार दरवाजे से झांक कर ये देखने की कोशिश कर रही कि आखिर तानिया इसके शौहर से क्या बात कर रही है। जबकि कल रात तानिया का यारिम की खूबसूरती पे तबसरा उसे पसंद ना आया था। तानिया उसे बाहर खड़े देख कर दांत पीसते हुए बाहर आई। क्या मसला है तुझे? कोई काम कर, मुझे इनसे बातें करने दे। क्या पता तेरे साथ साथ मैं भी दुबई चली जाऊं। तानिया ने उसे जाने को कहा था। आप कैसे चलेंगी तानिया बाजी? रू ने हैरान होकर उससे पूछा। आखिर उसके इरादे क्या थे? रे बेवकूफ़ लड़की जिसे मैंने दिल दिया वो तो बेगैरत मुझे छोड़ कर चला गया। अब अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे कुछ तो सोचना है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इन पे ट्राई करूं। वैसे भी माशाल्लाह से इतने खूबसूरत है कि हमारा तो पूरा ख़ानदान जलकर राख हो जाए। अब अगर मेरी शादी उनके साथ हो गई तो हम दोनों दुबई जाएंगे, तो अपने शौहर के साथ, मैं अपने यारिम जी के साथ। तो अपना काम कर, मैं ट्राई मारती हूँ। तानिया ने उसे पूरी बात समझाकर वहाँ से जाने का इशारा किया, जबकि यारिम के पतले कान उसका सारा प्लान सुन चुके थे। और रूह का चेहरा देखकर यारिम का दिल चाहा था कि कहका लगाकर हंसे, लेकिन अपना कहका कंट्रोल करने में उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। तानिया जी, मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर मुझे कंपनी देना, यारिम ने तानिया के पीछे से आकर कहा। रू जी, तब तक एक कप चाय बना दीजिए, यारिम ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसे ऑर्डर दिया था। जबकि तानिया उसके साथ आकर वापस बैठ गई। रू उसकी शक्ल देखते हुए बाहर चली गई थी। जनाब को चाय चाहिए और कंपनी चाहिए तानिया बाजी की। वो एक एक बर्तन पटकती अपना रोना रो रही थी, जबकि फातिमा बीबी कब इसके पीछे आकर खड़ी हुई उसे पता भी न चला। रू क्या कर रही है बेटा? बर्तन टूट जाएंगे, वो अपनी हंसी छुपाते पूछने लगी थी। कुछ नहीं फातिमा बीबी, चाय बना रही हूँ आपके बेटे के लिए, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। जब देखते ही देखते रू ने पत्ती के 2 नहीं बल्कि 4-5 चम्मच भर भर कर डाल दिए। रू बेटा, ये क्या कर रही है? इतनी कड़वी चाय किसके लिए बना रही है? फातिमा बीबी परेशानी से आगे बढ़कर उससे पूछने लगी थी। फातिमा बीबी, उनके सर में दर्द है इसलिए कड़वी चाय पिएंगे तो जल्दी आराम आएगा, फिर हमें जाना भी तो है आपकी रिपोर्ट्स लाने। रू अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए चाय की पत्ती वाला डब्बा बंद करने लगी थी, जबकि फातिमा बीबी अपने बेटे की शरारत पर उसको मिलने वाली सज़ा के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। जाए फातिमा बीबी, ये चाय अपने बेटे को दे आए, उसने ट्रे उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तूने बनाई है तो जाके तू ही दे। फातिमा बीबी मुस्कुराते हुए सब्जी काटने लगी और रू ट्रे उठाकर बाहर निकल गई थी। अभी रू ने कमरे में कदम रखा ही था जब फातिमा बीबी ने तानिया को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और वो उठकर बाहर चली गई। यारिम की ज़ुबान का जायका तो चाय का प्याला सिर्फ लेते ही बहुत ख़राब हो चुका था।
ये चाय बनाई है तुमने, ऐसी होती है चाय। तानिया के जाते ही वो फट पड़ा था। हाँ चाय बनाई है, और ऐसी ही चाय बनानी आती है मुझे, वो भी कमर पे हाथ रखकर लड़ाका औरतों की तरह बोली थी। जब यारिम ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया तब बहुत ख़राब चाय बनानी आती है तुम्हें, लेकिन क्या है ना, मुझे इसका जायका ठीक करना आता है। नहीं यारिम, तानिया बाजी वापस आने वाली होंगी। वो फासला कायम करने की कोशिश करने लगी थी जब यारिम ने एक झटके से मज़ीद अपने करीब किया था। तो मैं क्या करूं, तुमने मुझे इतनी कड़वी चाय बना कर दी है, अब कुछ मीठा हो जाए। नहीं यारिम, तानिया बाजी उसकी बात मुंह में ही रह गई थी। उसके अंदाज में शिद्दत देखकर उन्हें पीछे हटने की नाकाम कोशिश की जब तानिया के कदमों की आवाज़ सुनकर यारिम ने उसे खुद से दूर किया था। यारिम जी, आपने चाय पी ली। चलें, वो क्या है, नरू को भी हमने चेक करवाना है, वरना ये हमारे साथ नहीं आना चाहती थी। तानिया ने मुस्कुराते हुए बताया, जबकि वो ये भी नोट न कर पाई कि उसके कुछ फासले पर खड़ी वो अपनी हालत को नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। जबकि यारिम आराम से बैठा चाय पी रहा था। लगता है चाय बहुत अच्छी बनी है, तानिया ने मुस्कुराकर कहा था। यारिम भी मुस्कुराया। इससे ज़्यादा मज़ेदार चाय तो मैंने आज तक नहीं पी, शायद आप बनाती तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनती। यारिम ने चाय का आखिरी घूंट भरा था और उसे जलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि तानिया भी कमरे से बाहर निकल गई थी। आप बनाती तो इससे भी अच्छी बनती, और उसकी नकल उतारती पीछे आई थी। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।